अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम अशरफ है। 40 रूल्स ऑफ लव के बुक रिव्यू के 12वें एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और हम लोग बुक के आखिरी आयाम के अंदर से गुज़र रहे हैं, आखिरी चैप्टर्स के अंदर से गुज़र रहे हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी है, सो लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ द होल बुक। तो बेसिकली किताब ओपन होती है, यहाँ से एला रॉबिन्सन नामी एक लेडी है जो अपने घर के हालात के अंदर अपने हस्बैंड के साथ चीज़ों के अंदर काफ़ी डिप्रेस्ड, कंफ्यूज और होपलेस और ड्रीमलेस हो चुकी हुई है। इस दरमियान में उसको एक बुक का रिव्यू आता है जो उसके हस्बैंड ने अपनी बीवी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक बुक का रिव्यू दिया था कि तुम इस बुक को पढ़ो, इसका रिव्यू दो, बिकॉज शी इज़ अ लिटरेचर मास्टर। और इस बुक का नाम है स्वीट ब्लास्फेमी, जहाँ से ये बुक शुरू होती है, जहाँ से ये किताब भी शुरू होती है, 40 रूल्स ऑफ लव। तो यहाँ पे ये बेसिकली स्टोरी पढ़ रही होती है। इसके अंदर स्टोरी के अंदर शम्स तबरेज़ और रूमी की स्टोरी है। शम्स तबरेज़ जो होता है एक वंडरिंग दरवेश होता है, लेकिन उसको किसी की तलाश है। वो कह रहा है मैं अपना जो कुछ इल्म हासिल किया है, जो कुछ किया है, वो मैं अपने किसी रफ़ीक को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, अपने किसी मुर्शद को, अपने किसी पीर को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। स्टोरी बेसिकली यहाँ पे पहुँची है कि शम्स तबरेज़ जो है रूमी के घर पहुँच चुका है, रूमी के साथ रह रहा है और उसका बेटा अलाउद्दीन जो है उसको इंतहाई नापसंद करता है। स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी लास्ट एपिसोड के अंदर। आगे देखते हैं क्या हुआ है। सो जी, इस एपिसोड का नाम है कैरा। कैरा जो कि रूमी की वाइफ है, उसकी स्टोरी है ये, उसके वर्जन से स्टोरी सुनाई जा रही है। कैरा कह रही है कि ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं इस चीज़ को फ़ील नहीं कर रही हूँ और मैं रूमी की कमी को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मैं वो हर वक्त इस चीज़ में टेंशन में कंफ्यूज है कि क्या उसे अच्छी औरत होते हुए इस चीज़ों को माइंड नहीं करना चाहिए कि रूमी को अपने लिए वक्त चाहिए, उसको अपना कोई रफ़ीक मिल गया जिसके साथ मिल के वो लोग अपने किसी रूहानियत के नए दर्जात पर पहुँच रहे हैं, या कि उसको इस चीज़ पर जेलस होना चाहिए, उस चीज़ से फील करनी चाहिए। औरत होने के नाते वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील भी कर रही है और बहुत ज़्यादा सोचती है। वो कहती है ऐसी कौन सी बातें होंगी जो इन लोगों की ख़त्म नहीं होती। ये लोग हर वक्त हंसते रहते हैं, हर वक्त बातें करते रहते हैं। कभी कभार ये लोग दिनों दिनों बातें करते रहते हैं किसी ब्रेक के बगैर, और कभी कभार ये लोग बिल्कुल सन्नाटा और चुप साइलेंस रहते हैं और घंटों ये लोग चुपचाप अपोजिट डायरेक्शन में देखते हुए सोच रहे होते हैं कुछ। ये सब देखते हुए वो काफ़ी कन्फ्यूज़ भी है और साथ साथ ये सोच रही है कि हम रूमी को कितना मिस कर रहे हैं। फिर इस दरमियान में अपने रूमी के साथ अपने ताल्लुक़ को याद करती है और कहती है रूमी ने किस तरीके से मुझे एक ऐसी फैमिली में से सिलेक्ट किया था दूसरी शादी के लिए जो कि कैथलिक फैमिली थी, क्रिश्चियन फैमिली थी, लेकिन रूमी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि मैं क्रिश्चियन हूँ नॉन क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि रूमी का हर दीन हर मज़हब के लोगों के लिए प्यार मोहब्बत उतना ही इक्वल था। और रूमी ने कभी मुझे इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स नहीं करवाया कि तुम अच्छी मुस्लिम नहीं बन पाई तुम्हें। तो ये सोचते हुए ये साथ में जेलस भी हो रही है, साथ में इसको बुरा भी लग रहा है। बार बार कभी ये भी सोचती है क्या कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आएगा कि शम्स हमारी ज़िंदगियों से फिर निकल जाएगा और हम लोग पहले की तरह खुश रहेंगे। रूमी हमें टाइम दिया करेगा, हमारे बच्चों को टाइम दिया करेगा, अपने असातिज़ा को टाइम दिया करेगा, जुमे के खुतबात में जाया करेगा, लोगों के साथ बातचीत किया करेगा। लोग जो जोक दर जोक दरवाजे पे आके खड़े हुआ करते थे वो बेसुध होके थक हार के वापस चले जाते हैं। उन सबको रूमी कहता है मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। रूमी की ज़िंदगी इंटायरली बदल चुकी है। वो कहती है क्या ये दरवेश ने रूमी को हमेशा के लिए बदल दिया या ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी फेज़ है। अपने आप को दिलासा देने के लिए कहती है कि नहीं ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है, इसके बाद फिर हमारी लाइफ दोबारा पहले की तरह शुरू हो जाएगी। बट शी इज़ होपलेस टू। इस दरमियान में बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी सिनेरियोज़, बहुत सारी चीज़ों को ये देखते हुए बताते हुए नरेट कर रही है कि क्या क्या कुछ घर में हो रहा है, विच इज़ अनबेयरेबल फॉर हर। बट लेट्स सी आगे अगले चैप्टर में क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जी शम्स ऑफ तबरेज़। इस चैप्टर के अंदर शम्स ओपनिंग करता है और अल्लाह ताला की वादनीयत, उसकी खूबसूरती, उसकी बड़ाई के बारे में जिक्र करता है और कहता है अल्लाह ताला जो है वो हम सब लोगों के अंदर है। अल्लाह ताला दुनिया की बनाई हुई हर चीज़ के अंदर मौजूद है, हर लिविंग बीइंग, हर क्रिएशन के अंदर अल्लाह ताला मौजूद है। वो कहता है अल्लाह ताला को उन चीज़ों में ढूंढो, उन चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला को, किसी चीज़ को अल्लाह ताला को कन्फाइंड मत करो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर कि अल्लाह ताला सिर्फ यही मिल सकता है और अल्लाह ताला की कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद वो वन बाय वन अल्लाह ताला के जितने नाम है उन सब नामों की एक एक नाम को लेता है और उन एक एक नाम की डेफिनेशन बताता है और इस सब चीज़ों की वो डेफिनेशन बताता है मोहब्बत, लव और अल्लाह ताला की प्योरिटी, अल्लाह ताला की मोहब्बत के ज़िमरे के अंदर इन सब चीज़ों
चीज़ों को बताता है। फिर वो अपनी एक से भी इसमें बताता है कि मैं अल्लाह ताला का या एक सूफ़ी अल्लाह ताला का हर उस चीज़ का शुक्रगुज़ार होता है जो अल्लाह ताला ने उसको अता की, बल्कि जिस चीज़ों से अल्लाह ताला ने उसको मना कर दिया सूफ़ी उन चीज़ों पे भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता है। कहते हैं इंसान जो है वो इतना नाशुक्रा है कि उसने हमेशा हर एक से लड़ने को तरजीह दी, जीतने के लिए, फ़तह करने के लिए। हालांकि अल्लाह ताला ने कहा था कि हर एक को मोहब्बत से जीतना, प्यार से जीतना, प्यार करो एक दूसरे से, एक दूसरे का ख्याल रखो। तो हमें इंसानों के साथ मोहब्बत, भाईचारा और चीज़ों के बारे में प्रीच किया है इसने इस पूरे चैप्टर के। कहता हम लोगों को हमेशा बताया जाता है, सिखाया जाता है कि एक वक्त आएगा जब हमारी मौत हो जाएगी, हमारे कब्र में हम पे अजाब होगा, फिर उसके बाद एक पुल सिरात पर से गुजरना होगा जिस पर से जो अच्छे अमाल वाले लोग होंगे वो गुजर जाएंगे बड़े खुले तरीके से, जो बुरे लोग होंगे नीचे दोज़ख में गिर जाएंगे, हर चीज़ में गिर जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर वो ये बात कहना भूल गया या याद रखना भूल गया कि इंसान जो है उससे अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान जो है वो मेरी बनाई हुई क्रिएशन में सबसे अफजल क्रिएशन है। एक और से में यहाँ पे वो एक से कहता है, एक रूल कहता है, दोज़ख और जन्नत को आखिरत में मत ढूंढो, दोज़ख और जन्नत इस दुनिया में ही तुम्हें मिलेगी। जब आप किसी इंसान से नफ़रत करते हो, उसके बारे में बुरा सोचते हो, उसके बारे में दिल में मैल रखते हो, उसके बारे में बुरे बुरे ख्यालात दिल में लाते हो, तो बेसिकली आप अपने आप को खुद एक दोज़ख में डाल देते हो, एक जलते हुए कढ़ाई के अंदर फेंक देते हो, एक जलते हुए कोयलों के अंदर फेंक देते हो, जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके अपनी बनाई हुई दोज़ख है। और जब आप किससे मोहब्बत करते हो, किससे खुश होते हो, किसी से प्यार करते हो, आप दुनिया में जन्नत में होते हो। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, यू जस्ट नीड टू बी इन लव। प्यार इतनी मज़ेदार फीलिंग है कि उसके बारे में कहा गया है कि इट इज़ हेवन ऑन अर्थ। तो अल्लाह ताला ने यही कहा है कि खुश रहो, प्यार बांटो, प्यार से रहो, हर एक का ख्याल करो, किसी की गीबत ना करो, किसी के पीछे कोई बैक बाइटिंग मत करो, किसी के बारे में कुछ बुरा मत सोचो। जब अपने आप को निकालोगे इस वॉर में से, इस जंग के अंदर कि मुझे ये कह दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ, जब आप सिर्फ मैं को निकालोगे अपनी चीज़ों के अंदर से, तो आपको रियलाइज़ होगा पूरी दुनिया बहुत वास्ट, खूबसूरत और बहुत सुकूनदेह है। यहाँ पे वो बताता है कि एक दफ़ा मैं रूमी के साथ बैठा हुआ था, तो रूमी ने एक आंखें बंद की और बड़ी खूबसूरत उसने बात की, माई प्लेस इज़ प्लेसलेस, अ ट्रेस इज़ ट्रेसलेस, यानी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। जब आप सुकून में आते हो तो आपकी कोई जगह, कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई चीज़ नहीं होती। आपका सिर्फ दीन, धर्म, मज़हब, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होता है। दैट्स वाई उसने कहा कि रूमी को इस वक्त से पहले शायरी नहीं आती थी, लेकिन मैं जानता था कि रूमी मुस्तकबिल का बहुत बड़ा शायर बनने वाला है और इसके अल्फाज लोग सुन सुन के पागल हुआ करेंगे। तो यहाँ पे वो ये चैप्टर को भी ओवर कर देता है। ये शम्स तबरेज़ और रूमी के बारे में बड़ी मज़ेदार इंटीमेट बातें बता के इस चैप्टर को क्लोज कर देता है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जी एला। एला की स्टोरी पे वापस आते हैं। एला बेसिकली इस वक्त रात का वक्त है, अपने कमरे में आराम से बैठी हुई है और यहाँ पे वो सोच रही है कि इतना वक्त गुजर गया, मैंने ये बुक भी पढ़ ली, स्वीट ब्लास्फेमी के बारे में बड़े पॉजिटिव रिव्यू कहती है कि इस बुक ने मेरे लाइफ को, मेरी ज़िंदगी को, मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया, मुझे सुकून में ले आया। लेकिन क्या ये सुकून सिर्फ इस बुक की वजह से आया, रूमी शम्स की लाइफ की वजह से आई, या कोई और वजह थी? यहाँ पे बैठे बैठे इसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है और क्यूरियोसिटी में ये सोचती है कि काश मैं इस इज़ारा को देख सकूं, क्या क्यों नहीं ऐसे हो सकता कि मैं कब तक उसकी इमेजिनेशन के साथ चलती रहूँगी कि वो कैसा है, वो कैसा दिखने में कैसा, क्यों ना मैं उसके साथ अपनी फ़ोटोग्राफ शेयर करूं ताकि शायद वो मुझे अपनी फ़ोटोग्राफ भी शेयर करे। लेट्स सी हिम हाउ ही इज़, हाउ ही लुक्स लाइक। यहाँ पे बैठे बैठे ये अपनी रैंडम फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करती है और उसको ईमेल कर देती है। ईमेल करने के साथ साथ उससे एक्सपेक्ट करती है कुछ अच्छे वर्ड्स उसका शेयर करती है और कहती है कि माई क्यूरियोसिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड, आई वॉन्टेड टू नो हु यू आर एंड हाउ डू यू लुक लाइक और दिस एंड दैट। वहाँ पर वो अपनी फ़ोटोग्राफ इसको वापस शेयर करता है। वो फ़ोटोग्राफ को देखती है और कहती है ही इज़ अ स्लिम टॉल डार्क गाय विद अ ब्लैक कर्ली हेयर एंड वेरी स्किनी, वेरी स्मार्ट, वेरी लीन पर्सन, और बहुत गुड लुकिंग है, बहुत टॉल है, ये सब कुछ देखते देखते थोड़ी देर के लिए स्टंट हो जाती है, थोड़ी देर के लिए सोचना शुरू करती है। कहती है कौन है, मुझे लगता है मैंने इसको कहीं ना कहीं पहले देखा है। यहाँ पे ये सोचती है, कहती है ओ माई गॉड, ये तो वो सेम रिजेम्बलेंस है जो इसने अपनी बुक के अंदर शम्स तबरेज़ के बारे में बताई हुई थी। तो क्या शम्स तबरेज़ ये खुद है या इसने शम्स तबरेज़ को इमेजिन अपने आप में करके इसने बुक के अंदर उसकी रिजेम्बलेंस डाली है? यहाँ पे इसको एक बड़ी स्ट्रेंज क्यूरियोसिटी होती है, स्ट्रेंज फीलिंग इसके माइंड में चलती है कि ये थोड़ा सा उसको स्पिरिचुअल सोचती है और कहती है क्या मतलब है, इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में जाती है। अपनी ईमेल में भी थोड़ा सा लिखती है इसके बारे में, लेकिन ईमेल का रिप्लाई क्या आता है वो अगले चैप्टर में जा कर के देखते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जी बेब्रस द वॉरियर। अगर आपको याद हो तो बेब्रस के जो अंकल थे जिन्होंने उसको पाला था, जिन्होंने उसको अपने साथ रखा था, वो बहुत ही अग्रेसिव और चिड़चिड़े और लड़ाकू नेचर के थे। वो उनकी मिसेस हर रात को बैठ करके दुनिया भर की गॉसिप करते होते थे, दुनिया भर के बारे में अपना गुस्सा और क्रूएलिटी अपने अंदर से निकालते होते। जेल्ट वाला जो चैप्टर है वो उन्हीं के बारे में। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की। यहाँ पे एक लेटर लिख रहे हैं बेसिकली ये बेब्रस को, और बेब्रस को लेटर में भी तपा रहे हैं, पंप कर रहे हैं, उसको एग्रेशन दिला रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हमारा दीन जो था वो इतनी मेहनतों से हमने हासिल किया, बड़ी वॉर्स की हैं, बड़ी हम लोगों ने जंगें की हैं दुनिया के साथ, और हमारे दीन में इस चीज़ की बड़ी अहमियत है जंग लड़ने की और लोगों के साथ लड़ने की, अपने दुश्मनों को डिफीट करने की। और स्पेशली उन हालात के अंदर जिन हालात में मंगोल्स ने हमारे साथ इतना बुरा किया, हमारे बच्चों को, हमारे शहरों को जला दिया, लोगों की खोपड़ियों को दरख्तों पर लटकाया, लोगों की औरतों को रेप किया, एक घरों के घर जला दिए, बहुत बुरा किया। उसके बाद दूसरी जंगें हुई, तीसरी जंगें हुई, जितनी जंगें हुई उन सब में मुसलमानों के साथ बहुत बुरे हालात हुए, बहुत बुरा हुआ। इन हालात के अंदर हमारी बहुत हद तक ये कोशिश होनी चाहिए हम अपने डिफेंस सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग हो, हमें बिल्कुल भी अपने आप को वीक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो बताते हैं कि शम्स तबरेज़ जब से शहर के अंदर आया उसने रूमी जैसे स्कॉलर को भी अपने असीर कर लिया और सब लोगों को भेड़ बकरियां बना दिया। उसने शेरों को भेड़ें बनाने का ट्रेंड पड़ा हुआ है शहर के अंदर। हर कोई जो है वो हर जगह मोहब्बत की बातें करता फिर रहा है, हर एक से कह रहा है प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, अगर लड़ाई भी होती है उसको प्यार से, सुलह सफाई से सॉल्व करने की कोशिश करो, दुश्मनों के साथ दोस्ती करो, उनके साथ प्यार मोहब्बत का भाईचारा बढ़ाओ, जंगों में कुछ नहीं रखा, फसाद में कुछ नहीं रखा, ब्लड शेड में कुछ नहीं रखा। ये सब चीज़ें करते हुए लोगों को गलत प्रीचिंग कर रहा है, बिकॉज उसको वो शम्स तबरेज़ नामी दरवेश उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसको गलत प्रीचिंग कर रहा। तो तुम इन बातों पे बिल्कुल ध्यान मत देना, जब तुम आओ और तुम इन बातों को सुनो तो तुम्हें याद रखना चाहिए। तो यही सब कुछ करते करते ये पूरे का पूरा चैप्टर इस लेटर के अंदर गुजर जाता है, जिसमें वो बता रहा है कि बेसिकली हमारे साथ क्या हो रहा है, बगदाद में कोनिया में क्या हो रहा है, कोनिया में किस तरह की सिचुएशन चल रही है। उस सिचुएशन के अंदर हर तरफ प्यार 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 की बातें रूमी करता फिर रहा है, बिकॉज शम्स तबरेज़ उसकी बैक पर है। तो ये बातें करके ये अपने बेटे को पंप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बेब्रस जो है ये बहुत वॉरियर है और बड़ा मेजर पोस्ट पे है, पुलिस की किसी पोस्ट पे, और वहाँ पे इसके हाथ में ये अथॉरिटी है कि लोगों के ऊपर ये कमांड कर सकता है, लोगों के ऊपर ये अपना रोब जमा सकता है। सो इस चैप्टर के अंदर ये जिक्र। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जी एला। इसके अंदर एला ने एक लेटर लिखा और उसके अंदर उससे पूछती है कि मुझे सवाल पूछना है आपसे कि क्या आप शम्स हो या शम्स बनने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे वो बताता है कि जवाब में अगली ईमेल के अंदर वो जवाब देता है और वो कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शम्स आप हो या नहीं हो, लेकिन ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि शम्स ने रूमी की ज़िंदगी को बदल दिया, और आज रूमी की जितनी बातें भी दुनिया को पता है, जितनी पोइट्री भी दुनिया को पता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ शम्स की वजह से। उस पर वो कहता है कि मेरे मास्टर समीद हुआ करते थे, वो कहते थे कि दुनिया के अंदर हमें हर जगह पे शम्स तो मिल सकते हैं, शम्स तो दिख सकते हैं, हमें लोगों के अंदर शम्स की रिजेंबलेंस तो मिल सकती है, लेकिन रूमी नहीं मिल सकता जिसने शम्स को पहचाना, उससे वो नॉलेज लिया और बदल गया। सो ये डिफरेंट था। यहाँ पे वो पूछती है अला कि समीद कौन है, ये मास्टर समीद कौन है, इनके बारे में कुछ बताएंगे। यहाँ पे वो कहता है कि इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा, एक लंबी कहानी है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है 2-3 लेटर्स के रिप्लाई के बाद। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। यहाँ पे जी रूमी का चैप्टर शुरू होता है। रूमी के चैप्टर में रूमी पहली दफ़ा बड़ी देर बाद बोलना शुरू हुआ है। रूमी बताता है कि मैं इससे पहले एक बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म का इंसान होता था। मैं अपने नॉलेज, अपने इल्म और दुनियावी इल्म और हर चीज़ से इतना भरा हुआ था, हर चीज़ मेरे पास थी, हर चीज़ का मुझे ग्रैस्प था। मुझे शुरू से कहा गया था आपके पास सारा नॉलेज है, आपके पास सारा इल्म है, आपके पास हर चीज़ मौजूद है। लोग मुझसे सवाल पूछने आते थे, लोग मुझे मास्टर की तरह ट्रीट करते थे, मुझे एक बहुत रॉयल मास्टर बना के रख दिया गया था। शम्स जब से मेरी ज़िंदगी में आया उसने मेरे अंदर से चीज़ों को बाहर निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। उसने मेरे बर्तन को जो भरा हुआ था, नाक से हेड टू नोज़ फुल था, उसने उसके अंदर से चीज़ें निकाल के आहिस्ता भरने शुरू सके। तो यहाँ पे शम्स तबरेज़ की तारीफ़ करते हुए बताता है कि मैं ख़ुद भी स्ट्रेंज हूँ, मैं ख़ुद भी हैरान हूँ, मैं ख़ुद भी जानना चाहता हूँ कि शम्स मुझसे चाहता क्या है। शम्स मेरे अंदर से वो सारा नॉलेज, सारा इल्म एकदम निकाल के बाहर फेंकना चाह रहा है, और फेंकते फेंकते जैसे वो चीज़ें मेरे अंदर से निकाल रहा है तो मेरे अंदर एक नई रोशनी, एक नया नॉलेज, एक
एक नया विजडम आ रहा है जिसके थ्रू मैं ये जान पा रहा हूँ कि आम लोग कैसा फ़ील करते हैं, मेरे घर वाले कैसा फ़ील करते थे। अगर मैं वो जान ही ना सकूँ, एक आम इंसान जिसको बिट्रेयल मिलता है, जिसको धोखा मिलता है, जिसका दिल दुखता है, जिसके साथ बुरे हालात गुजरते हैं, जिसके साथ हर वो बुरा काम होता है जो हम आम इंसानों के साथ गुजरता है, तो मैं एक आलिम कैसे बन सकता हूँ। मैंने तो सिर्फ अच्छी साइड देखी हर चीज़ की, मैंने तो बुरी साइड कोई देखी नहीं। तो यहाँ पे वो बताता है कि अगर मैं कोई बुरी साइड देखी नहीं, मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अच्छा क्या है, अच्छाई की अहमियत क्या है, अच्छाई कितनी मुश्किलों और कितनी दर्द और तकलीफ़ के बाद हम किसी लेवल पर, किसी रुतबे पे पहुँच पाते हैं। तो वहाँ पे उसने बताया कि शम्स ने मेरे अंदर से हर चीज़ निकाल दी, मेरा नॉलेज ख़त्म कर दिया। मुझे कहा कि मैं तुम्हें मानता ही नहीं कि तुम नॉलेज है, तुम्हारे पास कोई इल्म है, तुम्हारे पास कुछ। पहले हर चीज़ के लिए अपना पैमाना खाली करो, अपना बर्तन खाली करो, अपने आप को एम्प्टी करो। जो कुछ सीखा है उसको भूल जाओ, जो कुछ किया है अब तक उसे भूल जाओ। एक नया इंसान बनने की कोशिश करो। ये नया इंसान बनते बनते, जीते जीते, सीखते सीखते मैं एक नई दुनिया में फिर रहा हूँ। मैं उसको अपना शम्स बोलता हूँ, अपना सूरज बोलता हूँ, क्योंकि उसने मुझे जो कुछ सिखाया वो एक सूरज की रोशनी की माना है। यहाँ पे वो बताता है कि मुझे इसी मौके पे एक स्टोरी याद आती है। जब मुझे हर कोई पूछता है शम्स क्या है, शम्स क्या है, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपने अल्फाज के अंदर, मैं वर्ड्स के अंदर नहीं बता सकता कि शम्स ने मेरे साथ क्या बदला है, मुझे मेरी ज़िंदगी को उसने क्या तोहफ़ा दिया है, मेरी सोच को क्या उसने बदलाव दिया है। यहाँ पे वो बताता है कि एक हारून रशीद बादशाह था जिसके महल के अंदर एक बंदे को लाया गया और उसको ज़िक्र किया गया कि इंसान मजनू हो चुका है, इसको एक औरत है उससे बहुत प्यार है, उस औरत का नाम है लैला। ये लैला लैला करता हुआ पागल हो गया, जंगलों में निकल गया, कपड़े फाड़ लिए। हालांकि ये भी किस ज़माने में प्रिंस होता था, अपना प्रिंस था, इसने सब कुछ छोड़ दिया लैला के चक्कर में। हारून रशीद कहता है कि उस लैला को लेके आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ वो कौन है, किस तरह की है, कितनी खूबसूरत औरत होगी, देखते हैं उसको लेके आते हैं यहाँ इसके मजलिस में ला के खड़ा करते हैं और बुलाते हैं उसको। पर्दा उठाता है, नुकाब होता है, उसको देखता है, कहता है तुम तो एक बहुत ही आम सी शक्ल की लड़की हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बदसूरत हो, बट तुम एक आम सी लड़की हो, तुम में कोई इतनी आसमानी खूबसूरती नहीं, इतनी हूरों वाली खूबसूरती नहीं है, सब कुछ तुम्हारा नॉर्मल है। वो आगे से स्माइल करती है, हंसती है, कहती यही तो फ़र्क है आप में और मजनू में। कहती मजनू जो है वो, कहती आप में मेरे जैसी लैलाएँ बहुत दुनिया में हो सकती हैं, लेकिन मजनू जैसी आंख किसी में नहीं है। यहाँ पे वो एग्जांपल देके बताता है, इट्स द मैटर ऑफ आई, इट्स द मैटर ऑफ सिलेक्शन, इट्स द मैटर ऑफ अदर पर्सनस चॉइस, जो अल्लाह ताला उसको देता है। अल्लाह ताला ने उसकी आंख में वो पॉइंट दिया कि उसने मुझे देखा और मुझे वो चीज़ें दी कि तुम उससे क्या सीख सकते हो। तो ये सब चीज़ों को मैं एलैबोरेट नहीं कर सकता, मैं अपने वर्ड्स में नहीं बता सकता मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन इस एग्जाम्पल से बड़ी खूबसूरती से रूमी ने शम्स के साथ अपने ताल्लुक़ को, अपनी मोहब्बत को, अपने कुर्ब को और अपने नॉलेज को, अपने विजडम को, सब चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया इस चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कीमिया। कीमिया बेसिकली रूमी की बेटी है और वो बता रही है, कहती है पापा से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए, उनसे कोई बात नहीं की, कोई जिक्र नहीं हुआ, वो तो अब मिलते ही नहीं है, वो तो अब नज़र ही नहीं आते, हर वक्त छुपे रहते हैं, हर वक्त अपने कमरे में रहते हैं या कहीं पे बाहर वॉक करने चले जाते हैं। लेकिन कभी भी उनके पास आइसोलेशन में टाइम नहीं हुआ कि मैं उनसे को अपने सवाल कर लूँ। पहले ये दर्स व तदरीस के बहुत सारे मसाइल लेके उनके पास डायरेक्टली जाती होती थी, उनका जवाब भी देते थे, लेकिन अभी कहती है बहुत अरसा हो गया मेरे बाबा से मुलाकात की हुई, उनसे सवाल जवाब किए हुए। कहती कुछ दिनों से मुझे एक सवाल जहन में खटक रहा था, मैंने सूरह निसा की कोई आयत पढ़ी थी, उसका तर्जुमा पढ़ा था, तो मैं उससे रिलेटेड उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही थी। तो उसके बारे में मैंने उनसे पूछा, मैंने बाबा की तरफ पूछने के लिए मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ी, वहाँ पहुँची तो वहाँ पहुँच के मुझे आगे से दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर देखा शम्स तबरेज़ अकेले थे मौजूद। तो कहती वहाँ मैंने उनसे पूछा कि बाबा की तरह मैंने बाबा से बात करना चाहती हूँ, मुझे एक सवाल था, जवाब था। वो मुड़ने लगी वापस, तो वहीं पे शम्स ने उनको रोका और उन्होंने कहा कि आप कोई सवाल करने आई थी तो आप मुझसे पूछ सकती हो, मैं भी आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इस बारे में। ये कहती है कि कई लोग ये कहते हैं कि मतलब आपके दीन के अंदर हुक्म किया गया औरत पे हाथ उठाने का, ये हो, तो उस पे शम्स तबरेज़ जो होते हैं वो थोड़े से स्माइल करते हैं, उनके पास खड़े होते हैं और आके कहते हैं एक्चुअली हमारे हाँ रिवाज है कि लोग जिस तरह चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने अंदर की ख्वाहिशों के मुताबिक चीज़ों का तर्जुमा क्रिएट कर लेते हैं। जो इंसान जिस तरह का होता है उसको अपने इंटरेस्ट की चीज़ जहाँ मिलती है उसे कैच कर लेता है, जो उसको जो इंटरेस्ट की चीज़ चाहिए होती है उसे पूरी एलैबोरेशन डिटेल करके बताता है। उसमें बताता है कि जहाँ पे ये हालात आएँ तो आपको सख्ती करनी चाहिए, सख्ती करने के बाद आप ज़ुदोकोब भी कर सकते हो। फिर उसके फ़ौरन बाद कंडेम किया गया या मना किया गया कि नहीं सख्ती ज़्यादा मत करना, अगर वो मसला हल हो जाए तो उस मसले को वहीं पे छोड़ देना।
इस बात के बाद उन्होंने कहा, इस बात को सॉफ्टन करने के लिए कहा कि कुरान को समझने के 4 दर्जात हैं। कुरान इज़ जस्ट लाइक अ सी, अ समंदर, अ बहीरा है, जिसके अंदर जिसको समझने के लिए आपको डिफरेंट 4 दर्जात के अंदर से गुजरना पड़ता है। पहला दर्जा ये है कि जो लोग समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, वो नहीं जानना चाहते कि उसकी कितनी गहराई है, उसमें क्या क्या कुछ है, कौन कौन से ख़जाने पिन्हा है। और दूसरा लेवल वो होता है जो उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर डिप मारते हैं, पहुँचते हैं, उसके किनारे के पास से इस तैराकी कर करके उसको देखते हैं और थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं हमने सारा समझ लिया। ये दूसरा लेवल है। फिर तीसरा लेवल वो है जो डीप डाइव करने जाते हैं। डीप डाइव करके वो जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या है। वहाँ जाकर उन्हें एक नई दुनिया नज़र आती है, एक नया विजन नज़र आता है। ये क्या है करके अभी बात यही कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो एग्जांपल देना शुरू करते हैं। कहते हैं ये भी तो हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि कुरान पाक में मर्द और औरत का जो जिक्र किया गया है वो एक्चुअली मर्द और औरत ना हो, औरत मर्दानगी और निस्वानियत पे बात की जाए और उसके ऊपर बात की गई है। और मेरे हिसाब से शम्स तबरेज़ कहता है कि मेरे हिसाब से हर मर्द के अंदर एक निस्वानियत और हर औरत के अंदर एक मर्दानगी पाई जाती होती है। वहाँ पे वो लड़की कीमिया हंस पड़ती है और वो उससे पूछती है कि क्या मतलब है आपका, मतलब है मेरे में मर्दानगी है? वो कहते हैं हाँ है, होगी, क्योंकि हर इंसान में दोनों जिन्स की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो वहाँ पे वो कहती है इसका मतलब है आप में भी होगी? तो वो कहता है हाँ हो सकती है, होनी चाहिए, क्योंकि यही बैलेंस है, कुदरत का बैलेंस है। फिर वहाँ पे वो कहती है रूमी में भी होगी क्या? कहता है हाँ होनी चाहिए, मैं भी होगी। फिर उसके बाद वो कहता है ये हर इंसान में होती है और मोस्टली स्ट्रॉन्ग मजबूत मर्दों के अंदर ये निस्वानियत की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनकी नेचर में, उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा उनमें बहुत ज़्यादा। इस बात पे वो हंस पड़ती है और दोनों का कॉन्वर्सेशन जो होती है एक लाफ्टर की मोड में चली जाती है, एक लाफिंग या एक फ़न के मोड में एक कॉन्वर्सेशन चली जाती है। वहाँ पे करते करते बात कीमिया जो होती है वो थोड़ी सी शम्स के नज़दीक आ जाती है और थोड़ी सी क्लोजनेस फील करती है और उससे बात करते करते इसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाती है। बिल्कुल एक रोमांटिक सिचुएशन सी क्रिएट होने वाली होती है। वहाँ पे शम्स होता है, उसको कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाओ और तुम्हारे पापा का तुम्हारा इंतज़ार करें। ये उतनी नज़दीक पहुंच चुके होते हैं कि वो बता रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे की खुशबू भी सूंघ पा रहे थे, हम एक दूसरे के नज़दीक पहुंच चुके। तो ये काफ़ी डिटेल में बताया हुआ इस बुक के अंदर। खैर वहाँ पे सिचुएशन चेंज होती है, वो चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो वापसी में मुड़ते हुए ये सोचती है कि मैंने चौथा दर्जा तो पूछा ही नहीं, चौथे दर्जे में क्या होता है कुरान की अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो यहाँ पर वो जल्दी जल्दी कीमिया जो होती है वहाँ से चली जाती है और शम्स तबरेज़ उसको समझा देता है जो कुछ समझाना होता है। यहाँ पे चैप्टर भी होता है क्लोज। सो जी नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सुल्तान। सुल्तान जो था ये उसका बड़ा बेटा है रूमी का और ये बेसिकली अपनी लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहा है। स्टोरी यहाँ पे ओपन होती है, वहाँ पे उसको अलाउद्दीन मिलने के लिए आता है। सुल्तान अपनी किताबों में अपने लाइब्रेरी के अंदर मगन होता है, अपनी चीज़ों को रीडिंग कर रहा होता है और अलाउद्दीन पीछे आके उसके बाद खड़ा हो जाता है और आके विस्परिंग करना शुरू करता है, बुड़ करना शुरू करता है कि बाबा को क्या हो गया, बाबा को मुझे समझ नहीं लग रही, बाबा को कैसे ठीक किया जाए। वो पागल दरवेश ने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया, उनको कोई पागल कर रहे हैं, पूरा शहर उनके बारे में बोल रहा है, लोग बाहर लाइनों में कतारें लगा के खड़े हैं उनसे मिलने के लिए, बाबा उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं लग रही इस बंदे का क्या हाल है और कैसे होगा, इसने हमारी पूरी ज़िंदगी तब्दील करके रख दी है, हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती थी और इस बंदे ने हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया है। बाबा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे लिए, तुम्हारे लिए, माँ के लिए, कीमिया के लिए, किसी के लिए बाबा के पास टाइम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उस दरवेश के लिए टाइम है और दरवेश ने उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। वहाँ पे वो अपने सुल्तान इस बात पे बिल्कुल डिसएग्री करता है, उसे मजाक उड़ाता है, उसका कहता है कि यार बस किया करो, वो मेहमान है, वो हमारे घर का मेहमान है, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, कुछ दिनों के लिए आया चला जाएगा अभी जल्दी। कहता है तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी, तुम्हें लग रहा है कि अगर वो हमारी ज़िंदगी से इस तरह इतनी आसानी से चला जाएगा, तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि मुझे लगता है वो सब कुछ बदल देने के लिए आया, उसको किसी दुश्मनों ने भेजा है, उसको किसी गुरोह ने भेजा है। मुझे किसी से मुखबरी भी मिली है कि इसको किसी दुश्मनों के गुरोह ने भेजा है, असैसिन गुरोह ने भेजा है कि ये उसको सुल्तान को रूमी को मार दे और रूमी को मार के हमारे पूरे शहर पे कब्ज़ा कर लें। और इस तरीके से वो गुरोह है वो बड़ी प्लानिंग से अपने बंदों को ट्रेन करते होते हैं और ट्रेन करके दरवेशों की शक्लों में लोगों के पास भेजते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स के पास, किंग्स के पास, वज़ीरों के पास भेजते होते हैं। उनको भेज के फिर उस बंदे को जहर दे के, पॉइजन दे के मरवा देते होते हैं। ये सुल्तान आगे से ये बात सुन के हंसता भी है और उसकी बात पे कहता है, उसे कहता है यार तुम किस तरह की बातों पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत किस्म की तोहमात और चीज़ें हैं, ये सिर्फ इसलिए तुम्हारे अंदर उसके लिए गुस्सा है, नफ़रत है। बुक में ये बता रहा होता है कि एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ उस वक्त पहली दफ़ा कि अलाउद्दीन को
शम्स पे उतना गुस्सा नहीं है जितना उसे अपने बाप से प्यार है। वो अपने बाप के प्यार की वजह से अपने बाप का प्यार वापस लेना चाह रहा है, अपने बाप से मिलना चाह रहा है, उसे हग करना चाह रहा है, उसे गले लगा के रोना चाह रहा है। वो बेसिकली बहुत अकेला महसूस कर रहा है। वो भी उसी तरह अकेला महसूस कर रहा है जिस तरीके से कायरा महसूस कर रही है, जिस तरीके से केमिया महसूस कर रही है, जिस तरीके से सुल्तान भी समटाइम महसूस कर रहा है। लेकिन सुल्तान का ये एक सुल्तान मैच्योर है, बड़ा है, समझ सकता है इन सिचुएशंस को, और वो जानता है कि मेरे बाबा कभी वो गलत फैसला नहीं कर सकते, वो कभी किसी गलत इंसान के साथ इतना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। वो उसको पूरा यकीन है, और यही यकीन वो आगे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें याद है हमारी माँ हमसे किस तरह बिहेव किया करती होती थी? हमारी माँ हमें समझाया करती होती थी, जब भी कभी किसी इंसान के बारे में बहुत गुस्सा, नफ़रत और ग्रज दिल में भर जाए, आपको लगे कि आप उसको माफ़ नहीं कर सकते, तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करके उस इंसान के ऊपर उसकी शक्ल हटा के किसी और इंसान की शक्ल लगाओ जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अपना हेड उसके ऊपर रिप्लेस करके विजुलाइज करो कि इसके ऊपर उसकी शक्ल लगा के देखो। तो ये वो कहता है, अपने आप को विजुलाइज करो, शम्स तबरेज़ के ऊपर से शक्ल चेंज करके किसी और की शक्ल लगाओ और कुछ इमेजिन करो। इमेजिन करता है, अलाउद्दीन आगे से स्माइल करके हंसना शुरू कर देता है। दोनों भाई आपस में गले मिलते हैं, माहौल थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन एंड में जाते जाते सुल्तान कहता है कि मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि मैं समझ गया कि अलाउद्दीन के दिल में से मैंने उस दिन वो ग्रज, वो गुस्सा, वो नफ़रत निकाल दी। लेकिन अगर वो मैंने उस दिन गलत फहमी में ना पड़ा होता तो शायद आज हालात चेंज होते। ये कह के चैप्टर क्लोज हो जाता है। बड़ा मिस्टीरियस लाइन के ऊपर ये चैप्टर क्लोज होता है, और नेक्स्ट चैप्टर जो होता है उस पर चलते हैं। थैंक यू। सो जी, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कैरा। कैरा बेसिकली रूमी की वाइफ की स्टोरी है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बेसिकली इसके अंदर कैरा जो होती है वो बड़े दिनों से बर्दाश्त कर रही है शम्स तबरेज़ के होने को, और उसके होने के साथ साथ वो अनॉयड भी है, इरिटेटेड भी है, और वो जानती है कि इन लोगों को उसके खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर रोज़ कुछ ना कुछ बना के ले जाती थी कि शायद खा लें। पहली दफ़ा जिक्र हुआ, पहली दफ़ा इसने बड़ा स्पेशल हलवा बनाया, हलवा बना के लेके जाती है उनके कमरे के अंदर, जाके वहाँ रखती है। तो शम्स जो होता है उसका चम्मच एक लेता है, बाइट लेता है, बाइट लेके वापस कैरा की तरफ देखता है, कहता है बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज हलवा है कैरा, तो कैसे बनाती हैं आप, क्या बनाया डाला है आपने इसमें? कैरा अपने आप को बहुत कंट्रोल करती है, लेकिन वो बाद में रिग्रेट करती है कि पता नहीं मेरे अंदर से इतना स्पॉन्टेनियसली इतना बड़ा अनोइंग और इरिटेटिंग सेंटेंस कैसे निकल गया, कि इतना बड़ा टॉन्टिंग सेंटेंस कैसे निकल गया। उसे कहती है कि अगर मैं आपको बता भी दूं कि इसमें मैं क्या डालती हूँ तो फिर भी आप इस तरह का नहीं बना सकते, ये कहती है। और उसके ऊपर शम्स एकदम हैरान होता है, और वो कहता है कि इतना गुस्सा, इतना साड़। तो इसके ऊपर खैर वह चली जाती है, वहाँ से निकल जाती है, निकल जाके अपने कमरे में किचन में काम करना शुरू करती है। किचन में काम करते हुए भी वो ये सोच ही रही होती है कि मैंने ऐसे क्यों बिहेव किया, अपने अंदर गिल्टी फील कर रही थी। बिकॉज नेचर वाइज कैरा इज़ नॉट दैट अनोइंग एंड टॉन्टिंग लेडी, शी इज़ अ वेरी हम्बल एंड डिसेंट एंड नाइस लेडी। तो खैर कुछ देर बाद वक्त गुजरता है, दोपहर का टाइम होता है, तो कैरा जो होती है अपनी विंडो में से देख रही होती है, सामने पॉन्ड होता है रूमी के कमरे के बाहर, बहुत बड़ा पॉन्ड होता है, बड़ा खूबसूरत सा पॉन्ड होता है, इसके सेंटर में फाउंटेन लगा हुआ होता है। वहाँ पे वो देखती है और कहती है वो दुनिया का क्रेजियस्ट तरीन एनवायरनमेंट था, क्रेजियस्ट तरीन सीन था। एक पागल इंसान जो है वो किताबों को उठा उठा के पानी के अंदर फेंक रहा है, और उसके पास रूमी खड़ा बुत बन के देख रहा है उसको। रूमी आगे से कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा दूर से भागी हुई आती है, कहती है ये क्या कर रहे हैं आप, ये किताबें इकलौती हैं, वाहिद हैं, ये ऐसे नुस्खे हैं जिनकी और कोई कॉपी मौजूद नहीं है। और वो उस वक्त हैरान भी हो रही होती है कि रूमी ने एक दफ़ा उसकी किताबें झाड़ने और साफ़ करने के ऊपर उसको डांट दिया था कि मेरी किताबों को हाथ मत लगाना, इनकी सफाई मत करना, कुछ भी मत करना। वो हैरान हो रही होती है कि कैसे एक बंदा जो है, एक पागल दरवेश जो है, वो किताबों को पानी के अंदर फेंकी जा रहा है। रूमी बुत बन के खड़ा हुआ और स्माइल है उसके मुंह पे, कंसेक्टिव स्माइल है। इसके ऊपर बड़ा हैरान हो रही होती है, आगे बढ़ती है, उससे जाके आर्ग्यू शुरू कर देती, कहती तुम पागल हो चुके हो, आप ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। रूमी को कहती है आप नहीं रोक रहे इसको। सारी किताबों की इंक जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में डिज़ोल्व होना शुरू कर देती है, पानी जो होता है ब्लू होना शुरू हो जाता है। तो किताबें सारी की सारी उसके अंदर फेंक देता है। वो आखिरी किताब भी इस तरह इशारा करके उसकी तरफ दिखाता है और पानी के अंदर इस तरह फेंक देता है। कहती है मैं ये और सीन नहीं, मैं ये और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपकी किताबों के साथ ये हो गया वो हो गया, और आप पे ऊपर कोई जादू किया है, वो काला जादू किया ही है। वो वहाँ पे शम्स जो होता है वो आराम से एक किताब उठाता है, उस तरह पानी में से उठा के बाहर निकालता है, उसकी तरफ दिखाता है, उसे पकड़ाता है कि बुक पकड़ो। वो बुक पकड़ती है, वो किताब कम्प्लीटली खुश्क होती है, उसको पानी का एक कतरा नहीं लगा होता, ना गीली होती है ना खुश होती है। कह रहा है एकदम एक्साइटमेंट और सरप्राइज से उसकी आंखें खुल जाती हैं, और वो
देखती है और कहती है ये कैसे, तुम काला जादू करते हो, तुम जादूगर हो, तुम क्या हो, तुमने कैसे किया, तुमने कैसे किया। वहाँ पर शम्स तबरेज़ उसको कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ कि मैंने कैसे किया, तुम फिर भी ये नहीं कर सकते। वहाँ पे कैरा को हंसी आनी चाहिए, बट कैरा को मज़ीद गुस्सा आता है। वो खोलते हुए वहाँ से रूमी को देखती है, रूमी हंस रहा होता है आगे से इसकी बात के ऊपर, बहुत खुश हो रहा था। वहाँ पे कैरा वापस मुड़ती है, ज़ोर ज़ोर तेज़ वॉक करते करते किचन की तरफ चली जाती है। वहाँ पे ये चैप्टर भी हो जाता है। सो गाइस, आई थिंक यहाँ पे हमारा पार्ट की ड्यूरेशन ख़त्म हो जाती है, हमारे पास टाइम थोड़ा होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इस बुक को एज सुन एज़ पॉसिबल रैप अप करूँ। बहुत जल्दी हमारी इंशाल्लाह ताला लास्ट एपिसोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर्स की तरफ, हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं जिसका नाम है आतिश। उसके अंदर फाइनल कंक्लूजन ऑफ द बुक चल रहा है, लेकिन अभी तक हम जिस जगह पहुँचे हैं बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और होप नेक्स्ट एपिसोड इससे भी इंटरेस्टिंग होगी। शायद नेक्स्ट एपिसोड लास्ट हो या उससे नेक्स्ट एपिसोड लास्ट हो, आई स्टिल एम नॉट श्योर, बट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मिलते हैं। स्टे ट्यून विद मी, काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगली अपडेट्स के लिए मेरे साथ रहिए। इंशाल्लाह ताला अगली एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग और भी थ्रिलिंग होगी। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।